कैसे आप सभी लोग? आप सभी लोग को इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे इस सेशन में दोस्तों करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं। यानी डेली बेसिस पे जो घटनाएँ घटी है दोस्तों, उस पे हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं, उसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। उसी संदर्भ में आज का जो 10 सितंबर 2024 का जो डेट है दोस्तों, उसमें जो घटनाएँ हैं उसमें जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, उसको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने एक सेशन को ऑलरेडी क्या किया है दोस्तों कि एक सेशन को डिस्कस करने के बाद उसे अपलोड कर दिया है। लेकिन ये दूसरा सेशन है दोस्तों, यानी कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, बीच-बीच में तोड़कर डिस्कस करने का काम कर रहे हैं, बात करने का काम कर रहे हैं दोस्तों। तो ये दूसरा सेशन है, जिसमें हम 10 सितंबर 2024 का ही घटने के बारे में ज़िक्र करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें कुछ बचे हुए जो पहले मैंने डिस्कस कर चुके हैं, पहले सेशन में, उससे जो बचे हुए घटनाएँ हैं, उसको हम लोग इसमें डिस्कस करने का काम करेंगे, उस पे बात-विमर्श करने का काम करेंगे दोस्तों। तो आइए उसमें से जो निकल कर आ रहा है, पहला जो न्यूज़ है दोस्तों, उसमें कहा जा रहा है कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे भूपेंद्र यादव जी एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान भजन लाल शर्मा प्रेजेंटेड स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड। यानी कि दो नाम यहाँ पे कहा गया है दोस्तों कि यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान भजन लाल शर्मा द्वारा किया गया है दोस्तों, इनके द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में जो अवार्ड जो लोग जीता गया है, जो शहर को जिस शहर द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण प्रोग्राम में जिस भी सिटी ने अच्छा परफॉर्म किया है दोस्तों, जिनका अच्छा काम रहा है दोस्तों, यानी कि एक तरीके से स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का मतलब हो गया दोस्तों वैसे शहर जिसने अपने एयर पोल्यूशन को कम करने का काम किया है, वैसे शहर को एक तरीके से नामित किया गया है, उसको अवार्ड देने का काम किया गया है दोस्तों इनके द्वारा। इससे इस जो कमेटी मतलब ये जो प्रोग्राम हुआ था दोस्तों, इसमें दोनों अवेलेबल थे। एक तरीके से यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी एंड राजस्थान के जो सीएम है दोस्तों भजन लाल शर्मा, दोनों प्रेजेंट थे उसमें, और दोनों के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है वैसे शहरों को जिन्होंने एयर पोल्यूशन पे अच्छा काम किया है दोस्तों, और अपने शहर के एयर पोल्यूशन को एक तरीके से कम करने का प्रयास किया है। तो ये डिटेल में हम जान लेते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या कहा गया है, राजस्थान स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड होस्टेड 5th इंटरनेशनल डे ऑफ, यानी कि 5वां कह सकते हो दोस्तों, 5th इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, और स्वच्छ वायु दिवस भी कह सकते हो, 7 सितंबर 2024 इन द पिंक सिटी ऑफ जयपुर में दोस्तों। यानी कि राजस्थान स्टेट का जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है दोस्तों, राजस्थान स्टेट का वह बॉडी, वह कमेटी, वह विभाग जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का काम करता है, उनके द्वारा 5वां इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज या फिर स्वच्छ वायु दिवस का जो 5वां एडिशन था दोस्तों, उसको होस्ट करने का काम किया गया है। 7 सितंबर 2024 को जयपुर में एक प्रोग्राम रखा गया है दोस्तों, उसको होस्ट किया गया है, उसको एक तरीके से परफॉर्म किया गया है दोस्तों उसको। इसके साथ साथ ही क्या कहा गया है दोस्तों कि चौथा मीटिंग यानी 4th मीटिंग ऑफ द एपेक्स कमेटी ऑफ नेशनल क्लीन एयर, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल क्लीन एयर की बात की जा रही है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं नेशनल क्लीन एयर की द्वारा। इसके साथ साथ एक तो वो हो गया कि वायु जो स्वच्छ वायु दिवस के रूप में 7 सितंबर को एक प्रोग्राम किया गया था, लेकिन उसके साथ साथ भी जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम होता है जिसको हम एनसीपी के नाम से जानते हैं, जो कि पूरे देश में एयर पोल्यूशन को कम करने की जिम्मेदारी उठाता है, एक बॉडी है दोस्तों, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है सरकार की, जो क्या करती है कि पूरे देश में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का काम करता है, देखरेख करने का काम करता है दोस्तों। उसका भी चौथा मीटिंग जो है दोस्तों, वो जयपुर में ही 7 सितंबर को उसको भी अटेंड करने का काम किया गया है, उसको भी प्रोग्राम करने का काम किया है दोस्तों। इसमें जो नेशनल क्लीन एयर के जो अपेक्स कमेटी है, जो सीनियर लोग हैं, यानी कि जो उच्च लेवल का जो कमेटी है, उच्च लेवल के जो एक तरीके से कह सकते हैं उच्च लेवल के जो जिम्मेदारी जिनको हाथ में दिया गया है, जो ऊपर लेवल पे बैठे हुए हैं, ऊपर यानी कि बड़े पोस्ट पे जो बैठे हुए लोग हैं, उनके द्वारा एक तरीके से कह सकते हैं आप नेशनल क्लीन एयर का चौथा मीटिंग जो है दोस्तों, वो भी जयपुर में 7 सितंबर को हेल्ड किया गया है दोस्तों, यानी कंडक्ट किया गया है, उसको एक तरीके से होस्ट किया गया है। अब कह रहा है दोस्तों, इट बार चेयर्ड बाय भूपेंद्र यादव एंड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनको भी एक तरीके से जो नेशनल क्लीन एयर का जो प्रोग्राम एक तरीके से हेल्ड किया गया दोस्तों, इसको भी हेड करने का काम, इसको भी लीड करने का काम
भूपेंद्र यादव द्वारा ही क्या किया गया था कि दोस्तों, क्योंकि भूपेंद्र यादव जो है यूनियन एक तरीके से यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर है दोस्तों, तो वो उनका जिम्मेदारी बनता है कि वो हर जगह जाएंगे। तो ये दोनों मामले में वो सबसे सीनियर है दोस्तों, यानी सबसे बड़े पोस्ट पे हैं, यानी कि वो मंत्री हैं दोस्तों, MP हैं, तो उनको सबसे ऊपर उन्हीं को रखा गया है। तो उनके द्वारा एक तरीके से लीड किया गया था इसको। और इसके साथ साथ क्या था, यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर थे वो भी साथ में थे दोस्तों। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCP इन 2019 टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन इन स्पेसिफाइड सिटीज़। यानी कि जो ये इसकी बात कर रहा था, ये देखिए इसे यहाँ जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो था दोस्तों 2019 में इसको पहली बार लॉन्च किया गया था, जिसका काम क्या था दोस्तों कि एयर पोल्यूशन, कुछ ऐसे जगह थे जहाँ कुछ शहर को आइडेंटिफाई किया गया था, वैसे शहरों में एयर पोल्यूशन को कम करने की जिम्मेदारी दी गई थी दोस्तों। कम करने यानी कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए ही नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को शुरुआत किया गया था 2019 में दोस्तों। और इसी का जो अभी है चौथा मीटिंग यहाँ पे किया गया है दोस्तों। इसी की बात मैंने करा था, जिसका चेयर भूपेंद्र यादव द्वारा लीड करने का काम किया गया था, जो हमारे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं दोस्तों। आगे देखिए क्या कहा गया। अब इसी जो कार्यक्रम हुआ दोस्तों, यही जो कार्यक्रम हुआ है क्लीन एयर इंडिया का, इसी में क्या गया है, कुछ शहरों को कैटेगराइज किया गया है दोस्तों, और उनको एक तरीके से अवार्ड देने का काम किया गया है। आइए इसके बारे में भी एक नज़र डालते हैं, इस तरह से हम लोग इसको भी देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यानी कि दिस अवार्ड, यानी कहते हैं विनर ऑफ 2024 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड, यानी कि जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो प्रोग्राम हो रहा था, इसी प्रोग्राम में अब शहरों को, जो वैसे शहर हैं दोस्तों जो अच्छा परफॉर्म किया है, जो वैसे शहर जिसने अपने शहरों में एयर पोल्यूशन को कम करने का काम किया है, उसमें मेहनत किया गया है दोस्तों, वैसे शहरों को अवार्ड दिया गया है, वैसे शहरों को नामित किया गया है दोस्तों, नॉमिनेट किया गया है। उसके बारे में जान लेते हैं। दिस अवार्ड वाज गिवन टू सिटीज़ पार्टिसिपेट इन द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में जो भी शहर पार्टिसिपेट किया था उनको एक तरीके से अवार्ड दिया गया है फॉर देयर परफॉर्मेंस, उनकी मेहनत के लिए, उनके द्वारा जो कार्य किया गया, पहल किया गया, फॉर देयर परफॉर्मेंस इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन एंड इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी ऑफ देयर सिटीज़। वैसे शहर जिसने एयर पोल्यूशन को कम करके अपने शहर के जो एयर की जो क्वालिटी है उसको बेहतर करने में जिसने मेहनत किया है दोस्तों, जिसने एक तरीके से ज़्यादा बेहतर ढंग से सफल हो पाए हैं, यानी बेहतर ढंग से एयर पोल्यूशन को कम करने का काम किया है, उनको एक तरीके से नामित किया गया, उनको अवार्ड दिया जाने का काम किया गया है दोस्तों। सबसे पहले क्या किया गया है कि पॉपुलेशन के बेसिस पे शहरों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है दोस्तों। कैटेगरी 1 में वैसे शहर को रखा गया है दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं कि कैटेगरी 1 में वैसे शहर को रखा गया है जिनका पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा, यानी वैसे शहर जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा था, कैटेगरी A में रखा गया था। उसमें जो विनर जो चुना गया है दोस्तों, वो सूरत को चुना गया है जो गुजरात में पड़ता है, जबलपुर को चुना गया जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, एंड आगरा को चुना गया है दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक कैटेगरी टू में वैसे शहर को कंसिडर किया गया है दोस्तों जिसका पॉपुलेशन 3 से 10 लाख के बीच में है दोस्तों। वैसे शहर जिसका पॉपुलेशन 3 से 10 लाख के बीच में है, वैसे को 2 कैटेगरी 2 में रखा गया है। और उसमें जो बिना सिटी के रूप में एक तरीके से चुनने का जो काम किया गया दोस्तों, वो फिरोजाबाद जो उत्तर प्रदेश में आता है, फिरोजाबाद को दोस्तों। दूसरे नंबर पे अमरावती जो महाराष्ट्र में आते हैं, तीसरे नंबर पे झांसी जो उत्तर प्रदेश में आता है दोस्तों। कैटेगरी 3 में कौन कौन सी सिटी हैं? कैटेगरी 3 वैसे शहरों को कंसीडर किया है, वैसे शहरों को शामिल करने का काम किया है जिनका पॉपुलेशन 3 लाख से कम है, यानी वैसे शहर जिनका पॉपुलेशन 3 लाख से कम है उसको कैटेगरी 3 में रखा गया है। और वैसे शहरों में सबसे बेहतर जो एयर पोल्यूशन करने का काम किया है, एयर पोल्यूशन जो कम करने का काम किया है दोस्तों, वैसे सिटी में से नाम आता है रायबरेली का जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, नलगोंडा जो तेलंगाना में पड़ता है दोस्तों, और नलगराह जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। तो इन लोगों को एक तरीके से इनके काम के बेसिस पर इनको एक तरीके से सम्मानित करने का काम किया गया था दोस्तों, इसी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो प्रोग्राम हुआ था दोस्तों उसके अंदर। अगला करंट अफेयर्स क्या है दोस्तों? अगला न्यूज़ कहा जा रहा है दोस्तों कि जो जीएसटी काउंसिल का जो 54वां है, एक तरीके से आप कह सकते हैं जीएसटी काउंसिल का 54th मीटिंग हुआ नई दिल्ली में, इसको मीटिंग किया गया है दोस्तों, यानी 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग न्यू दिल्ली में सीतारमन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा हेड किया गया, उनके द्वारा लीड किया गया है, उनके द्वारा एक काउंसिल को एक तरीके से मीटिंग को कंडक्ट किया गया है, जीएसटी काउंसिल के मीटिंग को कंडक्ट किया गया है दोस्तों। अब इस मीटिंग में कौन कौन किनके द्वारा एक तरीके से ये अटेंड किया गया है इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो मीटिंग हुई न्यू दिल्ली में दोस्तों, जो 54वां जो जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ है,
इसमें अटेंड क्यों होंगे, इनमें जो पार्टिसिपेट करने का काम किनके द्वारा किया गया है दोस्तों, इनमें पार्टिसिपेट करने वाले स्टेट फाइनेंस के जो मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है, और जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा, अधिकारी जो लोग हैं दोस्तों उनके द्वारा भी एक तरीके से पार्टिसिपेट करने का काम किया गया है। और उसके साथ साथ दोस्तों न्यू सिस्टम फॉर जीएसटी इनवॉइस मैनेजमेंट फ्रॉम अक्टूबर 1, यानी कि जो जीएसटी इनवॉइस मैनेजमेंट का जो नया सिस्टम तैयार किया गया है दोस्तों, उसको भी 1 अक्टूबर से लागू करने की बात कही गई है दोस्तों। उसके अलावा जीएसटी काउंसिल रिड्यूस द जीएसटी रेट्स ऑन कैंसर ड्रग्स फ्रॉम 12 से 5% दोस्तों। और इस मीटिंग के अंदर जीएसटी काउंसिल ने क्या किया है, जीएसटी काउंसिल का जो मीटिंग हुआ दोस्तों, इस मीटिंग में क्या किया है, जो कैंसर की जो दवाएं होती है दोस्तों, वैसी दवाएं जो कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं, उस पर क्या किया गया दोस्तों, उस पर जीएसटी को कम कर दिया गया। पहले 12% लगाया जाता था, अब उस पर 5% कर दिया गया है दोस्तों। फंड्स गिवन फॉर रिसर्च टू सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटी के, मतलब कि वैसे जो स्टेट यूनिवर्सिटी और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वैसे मतलब कुछ स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी दोस्तों, जिनको एक तरीके से रिसर्च करने के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा जो या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो फंडिंग किया जाता है दोस्तों, वैसे एक तरीके से स्कॉलर्स को या फिर रिसर्चर्स को दोस्तों, जिन पे क्या लगता है इनकम टैक्स में छूट दिया जाता है, वैसे लोगों को, उन लोगों को जीएसटी से भी एक तरीके से छूट देने का काम किया गया है दोस्तों। यानी वैसे सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी और रिसर्चर्स को रिसर्च करने के लिए जिनको फंडिंग दिया जाता है, उनको जीएसटी के अंदर कंसिडर नहीं किया गया, उनको जीएसटी से छूट दिया गया है दोस्तों। जीएसटी ऑन रिलीजियस ट्रेवल बाई हेलीकॉप्टर रिड्यूस टू 18 to 5%। वैसे लोग जो धार्मिक यात्रा करते हैं, यानी धार्मिक स्थलों का जो हेलीकॉप्टर के द्वारा जो यात्रा करते हैं दोस्तों, वैसे यात्री जो धार्मिक स्थलों को घूमने का काम करते हैं वो भी हेलीकॉप्टर के द्वारा, तो उस पर जो जीएसटी है दोस्तों, पहले 18% लिया जाता था, अब उसे कम करके 5% कर दिया गया है दोस्तों। रेट और कार सीट का जो है रेट, कार सीट पे जो जीएसटी है, जो 18% पहले था दोस्तों, अब 28% हो गया। यानी कि अब कार के लिए अगर आप सीट खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा, 18 से आपको 28% का जीएसटी चुकाना पड़ेगा दोस्तों। आगे क्या है, अब कुछ स्टैटिस्टिक्स जीके इसके बारे में देख लेते हैं। हमने तो अभी देखा करंट अफेयर्स के बारे में हमने बात किया दोस्तों, लेकिन कुछ स्टैटिक जीके वैसे जीके होते हैं दोस्तों जो बदलता नहीं है, तो कुछ स्टैटिक जीके है इसमें, तो उस पर भी एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं, उससे भी समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का 101st अमेंडमेंट एक्ट 2060 अलाउस बोथ द सेंटर एंड स्टेट्स टू लिवाई द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस दोस्तों। इसमें यह कहा गया है, कहा जाता है दोस्तों, संविधान का जो 101वां अमेंडमेंट किया गया था, उसके तहत केंद्र सरकार और भारतीय राज्य सरकार दोनों को एक अनुमति है दोस्तों, दोनों के पास अधिकार है दोस्तों कि वो अपने स्टेट्स, यानी कि जो भी उसके स्टेट्स में जो गुड्स और सर्विसेज का जो लेन देन होता है दोस्तों, उस पर वो जीएसटी चार्ज कर सकते हैं दोस्तों। इसके पहले जीएसटी के पहले क्या था दोस्तों, जीएसटी के पहले क्या था, जो सेंट्रल और स्टेट्स जो दोनों थे, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा एक तरीके से अलग अलग प्रकार का टैक्स लिया जाता था दोस्तों गुड्स और सर्विसेज पे। जैसे कि पहले लिया जाता था एक्साइज ड्यूटी के रूप में लिया जाता था, सर्विस टैक्स के रूप में लिया जाता था, सेल्स टैक्स के रूप में लिया जाता था, एंट्री टैक्स के रूप में लिया जाता था, एंटरटेनमेंट टैक्स के रूप में लिया जाता था दोस्तों। अब इन सभी टैक्सों को हटाकर अब सिर्फ एक टैक्स लगाया जाता है, जिसे हम कहते हैं जीएसटी टैक्स लगाया जाता है दोस्तों। और ये सेंट्रल और स्टेट दोनों के द्वारा लिया जाता है, जो कि संविधान के 101वां जो अमेंडमेंट हुआ दोस्तों, इसके तहत इन दोनों को एक तरीके से परमिशन दिया गया कि आप दोनों एक तरीके से ले सकते हैं दोस्तों। आर्टिकल 279A सबसेक्शन 2 क्या कहता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। आर्टिकल का 279A सबसेक्शन 2 कहता है कि जो जीएसटी काउंसिल होगा जो दोस्तों, जीएसटी काउंसिल में कौन कौन से मेंबर होंगे उनके बारे में विस्तार से डिस्कस करता है, बात करने का प्रयास करता है। तो आइए उस पर भी एक नज़र डालते हैं, यानी कि एक तरीके से जीएसटी काउंसिल के मेंबर के बारे में हम पता कर लेते हैं दोस्तों। तो जीएसटी काउंसिल का जो चेयरमैन होता है दोस्तों, वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जो यानी कि जो सबसे ऊपर होता है केंद्रीय मंत्री जो होता है दोस्तों, यानी कि फाइनेंस सेक्टर का जो केंद्रीय मंत्री होता है वो उनका चेयरमैन होते हैं। और इनके मेंबर के रूप में जो होते हैं यूनियन मिनिस्टर्स, जो स्टेट्स में रेवेन्यू इंचार्ज होते हैं, वो होते हैं दोस्तों यूनियन मिनिस्टर इंचार्ज फॉर फाइनेंस और टैक्सेशन में एक तरीके से कह सकते हैं। फाइनेंस और टैक्सेशन में जो स्टेट लेवल पे जो मिनिस्टर्स होते हैं दोस्तों, वो इनके मेंबर होते हैं दोस्तों। आगे कहा गया है, अब कुछ ऐसे न्यूज़ है दोस्तों जो एक हेडलाइनर की तरह है, एक लाइन में सिर्फ न्यूज़ दिया गया है, ब्रीफ में दिया गया है, ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में बात नहीं किया गया दोस्तों। इसे भी हम समझ लेते हैं, इसको भी हम
जानने का प्रयास कर लेते हैं क्या है ये। हिटाची पेमेंट सर्विस तैयार किया गया है दोस्तों। क्या है ये? हिटाची पेमेंट सर्विसेज हैज़ लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट एंड्रॉयड बेस्ड कैश रिसाइकलिंग मशीन दोस्तों। यानी कहा गया हिटाची पेमेंट सर्विस को इस देश में पहली बार शुरू किया गया है दोस्तों, जो कि एक एंड्रॉयड बेस्ड कंपनी है दोस्तों। आप एक ऐसा एक तरीके से लेन देन करने का तरीका है दोस्तों, जैसे कि आप पेमेंट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, या फिर किसी को आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है दोस्तों, ये पहली बार हिंदुस्तान में लाया गया, जो एंड्रॉयड बेसिस्ड है दोस्तों। समझ गए ना आप? जो कि डिज़ाइन किया गया है HPDX और BU0I के तहत इसको डिज़ाइन किया गया है। इन कोलैबोरेशन के NPCI के साथ मिलकर द्वारा HPDX BU01 इनके द्वारा हिटाची पेमेंट सर्विसेज बनाया गया है, और NPCI के मदद से, जिसको हम कह सकते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से इसे बनाए जाने का काम किया गया है दोस्तों। अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों? कहा जा रहा है इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, आप इस फोटो में देख सकते हैं कि एक्सटर्नल जो मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, ये फोटो में आप देख सकते हैं दोस्तों, विल अटेंड द फर्स्ट इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन रियाद। यानी कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद ने पहली बार इंडिया गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का जो फॉरेन मिनिस्टर का जो मीटिंग हो रहा है दोस्तों, इंडिया गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, यानी इंडिया और गल्फ का कॉरपोरेशन काउंसिल का जो फॉरेन मिनिस्टरों की जो मीटिंग हो रही है, उसमें पहली बार एस जयशंकर, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर के द्वारा उस मीटिंग को अटेंड किया जाएगा रियाद में दोस्तों। रियाद में अटेंड किया गया है, यानी रियाद में ये मीटिंग में इनको द्वारा ये भी शामिल होने का काम किए थे दोस्तों। आगे डिटेल में क्या लिखा गया, डिटेल में इसको समझते हैं। कहा जा रहा है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर टू अटेंड फर्स्ट, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में, यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी दोस्तों, उसमें इंडिया का भी एक तरीके से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के तौर पे एस जयशंकर साहब ने एक रियाद में इनके द्वारा भी अटेंड किया गया था दोस्तों। ये 2 दिन का प्रोग्राम था, 8 और 9 सितंबर, ये 2 दिन का एक तरीके से कह सकते हैं इनका ये 2 दिन का ये इनका मीटिंग था। 2 दिन का इनका क्या सकते, ये रियाद में थे 2 दिन के लिए। ड्यूरिंग हिज विजिट दोस्तों, अपने ये विजिट के दरमियान क्या किए हैं कि इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्टर को चेयर्ड द इंडिया GCC ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल, GCC का मतलब हुआ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल हैं, मीटिंग फॉर स्ट्रेटजिक डायलॉग एलोंग विथ शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जस्मीन अल थानी, इनके साथ ये को चेयर्ड किया गया है दोस्तों। यानी कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को चेयर्ड द इंडिया GCC ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग फॉर द स्ट्रेटजिक डायलॉग एलोंग विथ शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जस्मीन अल थानी, जो कि क्या है, एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ स्टेट ऑफ कतर के एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर, यानी कतर के प्रधानमंत्री भी हैं और कतर के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स के तौर पे भी उनके द्वारा काम किया जाता है। तो उनके साथ मिलकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर द्वारा कुछ स्ट्रेटजिक डायलॉग, यानी कुछ जो भी उनकी मीटिंग में जो भी बात की गई है, जो भी निर्णय लिया गया है, दोनों का एक तरीके से मीटिंग हुआ है दोस्तों। एंड अब कहा जा रहा है कि शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जस्मीन अल थानी क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ करेंट सेशन ऑफ GCC का जो भी मिनिस्ट्रियल काउंसिल का एक तरीके से जो सेशन चला दोस्तों, उनके करेंट प्रेसिडेंट के तौर पे भी इनको जाना जाता है दोस्तों। ये अभी उनके चेयर पे हैं। अब जान लेते हैं कि GCC के मेंबर कौन कौन से हैं दोस्तों, यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के कौन कौन से देश इसमें शामिल है दोस्तों। यूनाइटेड अरब अमीरेट्स हैं इसमें, बहरीन है दोस्तों, सऊदी अरबिया है, ओमान है, कतर है और कुवैत है। इन सभी देशों का ये सभी के सभी गल्फ कंट्रीज़ हैं दोस्तों, और सभी इन गल्फ कंट्रीज़ का एक काउंसिल है, एक कोऑपरेशन, एक संगठन है दोस्तों, जिसको हम GCC कहते हैं। और इसमें एक तरीके से देखा जाए तो इनके द्वारा शिरकत किया गया था हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर द्वारा, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है दोस्तों GCC के साथ, यानी वैसे कंट्री जो गल्फ कंट्री हैं, गल्फ कंट्री के साथ भी हमारे देश के साथ कुछ बिजनेस होते हैं दोस्तों, कुछ व्यापार है, इसलिए इनको वहाँ पे जाना पड़ा था, उस दौरे पे इनको जाना पड़ा था।
अब आइए देखते हैं कि भारत का बिजनेस के बारे में क्या कहा गया कि जीसीसी से भारत का क्या रिश्ता है, भारत का क्या कंट्रीब्यूशन है जीसीसी में दोस्तों, जिसके बेसिस पे इनको वहाँ जाना पड़ा है। दिस मीटिंग वाज अटेंडेड दिस मीटिंग वाज अटेंडेड बाय फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ऑल जीसीसी कंट्रीज, यानी कि ये मीटिंग में फॉरेन कंट्रीज यानी कि जितने भी जीसीसी कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर थे सबके द्वारा अटेंड किया गया था। एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ द जीसीसी जिसका नाम है दोस्तों जसीम मोहम्मद अल्बुदाइवी। ये नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जसीम मोहम्मद अल्बुदाइवी नाम है दोस्तों, जो कि हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ जीसीसी हैं। इन सभी के द्वारा एक मीटिंग तय किया गया था। द जीसीसी रीजन हैज़ इमर्ज्ड एज ए मेजर ट्रेडिंग पार्टनर फॉर इंडिया। कहा जाता है दोस्तों कि इंडिया के लिए एक बहुत मेजर, आप कह सकते हैं, जीसीसी का जो मेंबर कंट्री है इंडिया के लिए बहुत अच्छा पार्टनर के तौर पर उभर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है जीसीसी यानी गल्फ कंट्री से हमारा बिजनेस दोस्तों बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यापार है, देखने को मिला है। एंड इज द होम टू ए, कहा जाता है दोस्तों, एंड इज द होम टू ए लार्ज इंडियन एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी नंबरिंग अराउंड 8.9 मिलियन। ये कहने का मतलब है कि 80 लाख या फिर 90 लाख लोग कम से कम दोस्तों भारत के हैं जो इस गल्फ कंट्री में जाकर बस चुके हैं, गल्फ कंट्री में रहने का काम करते हैं दोस्तों। यहाँ तक भी ये बात कही गई है दोस्तों। अगला करंट अफेयर्स क्या है, अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों, इस पर भी एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। कहा जा रहा है कि अश्वनी वैष्णव, ये चेहरा को तो आप जानते हैं, ये हमारे देश में क्या है दोस्तों, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर्स के रूप में अभी कार्यरत हैं। हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं दोस्तों, इनका नाम अश्वनी वैष्णव है। इनको क्या किया है, टाइम मैगजीन के द्वारा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई 2024 के रूप में इसको नामित करने का काम किया गया है। इनको कहा गया है कि एआई की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, उनके तौर पे टाइम्स मैगजीन ने इनको एक तरीके से नामित करने का काम किया है दोस्तों। आगे देख लेते हैं आगे क्या है। कहा जा रहा आईबी मिनिस्टर मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर्स अश्वनी वैष्णव नेम्ड बाय द टाइम मैगजीन, ये इंपॉर्टेंट है, टाइम मैगजीन द्वारा इनको नामित किया गया है एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और टेक्नोलॉजी में इनका एक बहुत बड़ा योगदान के तौर पर इसे दिखाया गया है दोस्तों। अश्वनी वैष्णव हैज़ बीन नेम्ड बाय टाइम मैगजीन एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमने जान ही लिया। मिस्टर वैष्णव नेम फिगर्स अंडर द सेपर्स कैटेगरी में, यानी टाइम मैगजीन का जो था दोस्तों एआई सेपर्स कैटेगरी में इनको नामित करने का काम किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी का नाम है दोस्तों सेपर्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये सेपर्स कैटेगरी में इनको मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एआई के रूप में दिखाया जाने का प्रयास किया गया है। आगे क्या है दोस्तों, अंडर हिज लीडरशिप इंडिया इज होपिंग टू बिकम वन ऑफ द टॉप 5 कंट्रीज फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन नेक्स्ट 5 ईयर। कहा जा रहा है कि इनके लीडरशिप में इंडिया सेमीकंडक्टर मतलब एक एलिमेंट के तौर पे होता है दोस्तों। एक होता है कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीके से पास होता है, एक होता है सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कम पास होता है, जो कि चिप और बैटरी वूटरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो सेमीकंडक्टर के फील्ड में इंडिया को कहा जा रहा है कि अगले 5 सालों में टॉप 5 कंट्री, दुनिया का सबसे टॉप 5 कंट्री में इंडिया का नाम शामिल होने वाला है दोस्तों, जो कि अश्वनी वैष्णव जी के एक तरीके से देख रेख में ये बिजनेस इतना ग्रो किया है दोस्तों, इसके बारे में कहा गया है। अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों, अगला कहा जा रहा है कि न्यू टर्मेरिक कजिन डिस्कवर्ड इन नागालैंड के उंगमा विलेज, ये नाम याद रखिएगा, नागालैंड के उंगमा विलेज में नया टर्मरिक कजिन का डिस्कवर किया गया, यानी टर्मरिक यानी हल्दी से ही मिलता जुलता एक और प्रकार का हल्दी को खोजे जाने का काम किया गया है दोस्तों। रिसर्च, आप इसको ध्यान से देखिएगा क्या कहा गया है। रिसर्चर्स हैव आइडेंटिफाइड अ न्यू कजिन ऑफ टर्मरिक, टर्मरिक का ही एक नया यानी टर्मरिक से मिलता जुलता ही एक और टर्मरिक का खोज किया गया है, एक पौधे का खोज किया गया है दोस्तों, जो कि क्या है करक्यूमा जीनस से बिलोंग करता है, करक्यूमा जीनस से बिलोंग करता है, जिसका जीनस करक्यूमा है दोस्तों। और इसका जीनस जो है एक तरीके से जिंगी बेरासिया फैमिली से ये जीनस बिलोंग करता है, और करक्यूमा जीनस से ये जो नया टर्मरिक खोजा गया वो बिलोंग करता है दोस्तों। इसका जो नाम दिया गया है दोस्तों, इस जो टर्मरिक को खोजा गया है, इस टर्मरिक का यानी कह सकते हैं हल्दी का जो पाउडर, हल्दी जो खोजा गया है दोस्तों, इसका नाम दिया गया है करक्यूमा। इसका नाम क्या दिया गया है, करक्यूमा
अंगमेंसिस दिया गया है दोस्तों। अंगमेंसिस कर्क्यूमा अंगमेंसिस इसका नाम दिया गया है, क्योंकि ये उगमा विलेज में इसे पहली बार खोजने का काम किया गया था दोस्तों, जो कि है मोकोचुंग डिस्ट्रिक्ट वेयर इट इज़ फाउंड। मोकोचुंग जिला में इसको, नागालैंड के मोकोचुंग जिला में इसको खोजे जाने का काम किया गया है। और उगमा गांव के बेसिस पे इसका नाम है दोस्तों कर्क्यूमा अंगमेंसिस दोस्तों। अगला क्या है देख लेते हैं। अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों। कहा जा रहा है कि भारत में दोस्तों केरला और तमिलनाडु ने भारत में सबसे ज़्यादा बटरफ्लाइज स्पीसीज को एक तरीके से कंसिडर करते हैं, यानी कि पूरे भारत में अगर आप स्पीसीज को बटरफ्लाई के, यानी जो तितलियों का जो स्पीसीज है दोस्तों, तितलियों की जो प्रजाति है, तितलियों का जो फैमिली है, सबसे ज़्यादा केरल और तमिलनाडु में पाया जाता है दोस्तों, वो भी वेस्टर्न घाट एरिया में। आप इस इमेज के तौर पर इसे देख सकते हैं। ये पूरा वेस्टर्न घाट का इलाका हो गया दोस्तों, जो ब्लू कलर में है, जो कि बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे पाया जाता है दोस्तों। द वेस्टर्न घाट आर होम टू 337 बटरफ्लाई स्पीसीज हैं लगभग यहाँ दोस्तों, विथ केरला होस्टिंग, जिसमें कि केरला में सबसे ज़्यादा 328 तितलियों का स्पीसीज पाया जाता है। उसके बाद तमिलनाडु में 326 तितलियों का प्रजाति पाया जाता है। उसके बाद कर्नाटका में 317 के साथ कर्नाटका तीसरे स्थान पर आता है दोस्तों। यह स्टडी पब्लिश इन द जर्नल्स ऑफ द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में इसको पब्लिश करने का काम किया गया है दोस्तों। आगे क्या है ये देखिए आप, वेस्टर्न घाट आप कह सकते हैं। ये पूरा एरिया है दोस्तों, ये पूरा इलाका है यहाँ पे इसे खोजने का प्रयास किया गया। ये देखिए पूरा है, ये वेस्टर्न घाट में है, जो कि कहा जाता है बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी है, इसका जैविक विविधता यहाँ देखने को मिलता है दोस्तों। आगे देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। अगला न्यूज़ है दोस्तों। अगला न्यूज़ है, कहा जा रहा है कि अल्जीरिया में प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ है दोस्तों। अल्जीरिया में प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ है, जिसमें कि अब्देल मजीद टेबोंग के रूप में उनको चयन किया गया है। यानी कि यहाँ जो अल्जीरिया में जो प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, जिसमें है जो अब्देल मजीद टेबोन के रूप में जीत हासिल किया गया है। ये आदमी को देख सकते हैं। लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसको लगातार दूसरी बार वहाँ जीत हासिल हुई है दोस्तों। अरे दूसरी बार, इसके पहले भी एक तरीके से राष्ट्रपति के तौर पर इन्हीं को चुना गया था। यही राष्ट्रपति इसके पहले भी थे, और उसके बाद भी इस बार जो इलेक्शन हुआ उसमें भी इन्हीं को चुना गया है। इसका अल्जीरिया का अगर कैपिटल की बात करेंगे दोस्तों, अल्गियर्स है। इसका कैपिटल देखिए अल्गियर्स है। इसकी करेंसी जो है अल्जीरियन दिनार है दोस्तों। ये अल्जीरिया का लोकेशन आप देख सकते हैं, ये मैप देख सकते हैं, ये अल्जीरिया का लोकेशन है। ये अफ्रीकन कंटिनेंट में पाया जाता है दोस्तों, इसका लोकेशन है दोस्तों। एक मुस्लिम कंट्री है, ये याद रखिएगा आप। अगला करंट अफेयर्स क्या है दोस्तों। अगला बताया जा रहा है कि स्पेस एक्स का एम है दोस्तों कि अगले 2 सालों में मार्स पर, यानी कि अगले आने वाले 2 सालों में दोस्तों, यानी मंगल ग्रह पर स्पेस एक्स के द्वारा एक तरीके से अनक्रू स्टारशिप भेजा जाएगा। यानी कि बिना आदमी के एक स्टारशिप भेजा जाने का काम किया जाएगा दोस्तों। कहा जा रहा है टू टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ लैंडिंग इंटैक्ट ऑन द मार्स, यानी मार्स पर किस प्रकार का लैंडिंग हो सकता है उसको एक तरीके से जांचने का काम किया जाएगा लोग। इफ दोज लैंडिंग गो वेल, अगर ये लैंडिंग सही से चला गया दोस्तों, अगर लैंडिंग सही हो गया, if those landing go well, the space company will launch its first crewed flight to Mars in 4 hours। यानी अगले 4 सालों में अगर ये जो बिना आदमी का अगर स्टारशिप अगर सफल हुआ, वहाँ पे लैंडिंग सफल कर गया, तो अगले 4 सालों में इनके द्वारा क्या कहा जाएगा कि मंगल पर इंसानों को भी भेजा जाने का प्रयास किया जाएगा दोस्तों। ऐसा इनका कहना है दोस्तों। आज के सेशन में इतना था दोस्तों, जो मेन करंट अफेयर्स था वो इतना ही था दोस्तों। अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करने का काम कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन को भी एक नज़र देख लेते हैं दोस्तों, जिससे हमने अभी डिस्कस करने का काम किया है, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पे भी हम लोग बात करेंगे। कहा जा रहा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन निकल कर क्या आ रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द नेम्स, क्या कहा जा रहा है, आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ 4th and 5th शिप्स इन द एंटी सबमरीन वारफेयर में जो 5th और 4th शिप है उसका नाम क्या है दोस्तों। इसका नाम है, आंसर डी हो जाएगा, जो है INS मालपे और INS मुल्की के नाम पे इसको रखा गया है दोस्तों, इनको पहचाना गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, आप इसको भी देख लेते हैं। अगला करंट अफेयर्स क्या है दोस्तों, भारत के किस राज्य में नई पौध प्रजाति जिसका नाम है उर्मुरा अंगनेसिस की खोज की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा ये दोस्तों, जो नागालैंड में अभी हाल फिलहाल में हमने उससे बात करने का काम किया है। अगला करंट अफेयर्स क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री, सॉरी माफ कीजिएगा, करंट अफेयर्स बोल रहे हैं, विच कंट्री इज पार्टिसिपेटिंग विथ इंडिया इन द युद्ध अभ्यास 2024। इसका सही उत्तर अमेरिका होगा दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन इससे क्या निकल कर आ रहा है उस पर भी एक नज़र डालते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन
कंजक्शन विथ इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन एस्टेब्लिश वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर इसको काम किया गया है। WHO इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये इंपॉर्टेंट करना सही है, इसके बारे में आप सभी को बताना है दोस्तों कि क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसका जवाब आपको आप सभी को कमेंट करके हमें देना है, आपको आप सभी को बताना है कि अगले सेशन में आपको इसका आंसर जरूर बताऊंगा। व्हाट डज द टेल क्या है क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट डज द टेल कार्बन, टेल कार्बन क्या होता है दोस्तों? रिफर टू इन्वायरमेंटल साइंस, यानी इन्वायरमेंटल साइंस में टेल कार्बन को हम कैसे देख सकते हैं? अ कार्बन स्टोर्ड इन मैरीन इन्वायरमेंट, या फिर अ कार्बन सेक्वेस्टेड इन नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स, कार्बन इमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, और कार्बन कैप्चर्ड थ्रू द अर्बन ग्रीन स्पीसीज। इसका जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में, इसका जवाब देकर हमें बताइए दोस्तों कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसके हम अगले सेशन में जब भी शुरू करेंगे तो इसको डिस्कस करने का काम करेंगे। अगला क्या है? मूव टुवार्ड्स द नेक्स्ट थिंग नॉट अवे फ्रॉम द लास्ट थिंग, यानी कि अगले पर जाइए लेकिन पिछले वाले को छोड़कर मत जाइए। सेम डायरेक्शन डिफरेंट एनर्जी। दोस्तों तब तक आप लोग उम्मीद करते हैं आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों और चीज़ें बहुत अच्छी से समझ में आया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।